आज हम चीन के उस सफर को जरा गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे एक कृषि प्रधान देश आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, और हाँ, एक तकनीकी ताकत भी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी कहानी के अलग अलग पहलू दिखाते हैं। तो चलिए, इस पड़ताल का मकसद यही है कि हम इन स्रोतों से खास बातें निकाल सकें। शुरू करें। बिल्कुल। तो 1949 के बाद का वो शुरुआती दौर, हम्म, वो कैसा था? हाँ, देखिए, पीपल्स रिपब्लिक बनने के बाद शुरुआत तो सोवियत मॉडल से हुई। केंद्रीय योजना, भारी उद्योग पर जोर, स्टील, मशीनरी, ये सब। पहला पंचवर्षीय प्लान इसी पर था। हम्म। लेकिन वो रास्ता बिल्कुल सीधा नहीं था। बीच में ग्रेट लीप फॉरवर्ड आया, फिर सांस्कृतिक क्रांति। इन चीजों ने अर्थव्यवस्था को काफी हिला दिया। विकास की रफ्तार रुकी। अच्छा। सपने बड़े थे, पर जमीनी हकीकत थोड़ी अलग थी एक तरह से। यानी उम्मीदें भी थीं, मुश्किलें भी थीं। पर फिर आया 1978, देंग शॉपिंग का दौर। कहते हैं एक बड़ा मोड़ था। हाँ हाँ, बिल्कुल। 1978 एक निर्णायक मोड़ था। देंग ने विचारधारा से ज्यादा व्यावहारिकता पर जोर दिया। ओके। कृषि में किसानों को थोड़ी ज्यादा आजादी दी, विदेशी निवेश का दरवाजा खोला, और सबसे अहम, वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZs बनाए गए, खासकर दक्षिणी तट पर। SEZs, ये क्या थे? ये आप कह सकते हैं कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स थे। कुछ खास इलाकों में बाजार वाली नीतियों को आजमाया गया। अच्छा। और नतीजा जबरदस्त। 1978 से लेके मान लीजिए 2012 तक औसत GDP ग्रोथ करीब 9.4% सालाना रही। 9.5%, 3 दशक से ज्यादा। ये तो कमाल है। हाँ, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है। यही वो चीनी चमत्कार का बेस है जिसने करोड़ों लोगों को गरीबी से निकाला। समझ गई। और फिर 2001 में WTO यानी विश्व व्यापार संगठन में शामिल होना, उसका क्या असर हुआ? WTO में एंट्री एक बूस्टर डोज की तरह थी। अच्छा। हाँ, चीन के लिए दुनिया के बाजार एकदम से खुल गए। एक्सपोर्ट्स में जबरदस्त उछाल आया, और तभी चीन सही मायने में दुनिया की फैक्ट्री बना। दुनिया की फैक्ट्री। इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, खिलौने, सब कुछ चीन में बनने लगा। और इसी दौर में बड़े पैमाने पर लोग गांव छोड़कर शहरों में आए। शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा। लेकिन ये दुनिया की फैक्ट्री वाला मॉडल, ये हमेशा तो नहीं चल सकता था, है ना? शायद 2010 के बाद कुछ बदला। सही कहा आपने। चीन को भी ये समझ आ गया कि सिर्फ सस्ता माल बनाकर हमेशा आगे नहीं बढ़ा जा सकता। लेबर कॉस्ट बढ़ रही थी, आबादी थोड़ी बूढ़ी हो रही थी, पर्यावरण की भी चिंताएं थी। तो फिर? तो जोर बदला, निवेश और एक्सपोर्ट से हटकर घरेलू खपत, लोग ज्यादा खर्च करें, और इनोवेशन, नई चीजें बनाने पर। अच्छा, इनोवेशन पर। लक्ष्य बन गया सिर्फ मेड इन चाइना नहीं, अब डिजाइन्ड इन चाइना, इनोवेटेड इन चाइना। और शायद इसीलिए आज हम चीन को AI, सेमीकंडक्टर्स, EVs जैसे हाईटेक एरिया में इतना आगे देख रहे हैं। बिल्कुल। फोकस अब हाईटेक इंडस्ट्रीज पर है। आप देखिए, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और बैटरी टेक्नोलॉजी, BYD, कैटल जैसी कंपनियां आज ग्लोबल लीडर्स हैं। हाँ, सुना है इनके बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रिसर्च पेपर्स की संख्या देख लीजिए, या फेशियल रिकग्निशन टेक, चीन बहुत आगे है। क्वांटम कंप्यूटिंग पर भी काम चल रहा है, और यहां तक कि चौथी पीढ़ी के जो ज्यादा सुरक्षित न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, उन पर भी। ये तो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज हो गई। क्या कुछ छोटे खास क्षेत्रों में भी ऐसी ही तरक्की दिख रही है? हाँ हाँ, वो भी है। इनोवेशन की गहराई देखिए। हाल में एक खबर थी दुनिया के पहले स्मार्ट कॉकलियर इम्प्लांट की। स्मार्ट कॉकलियर इम्प्लांट, वो सुनने वाली मशीन? हाँ, लेकिन ये सिर्फ मशीन नहीं, इसमें फॉर्मवेयर अपग्रेड हो सकता है, ऑन बोर्ड मेमोरी है, जैसे कान के लिए एक छोटा कंप्यूटर। अरे वाह। या फिर टोंग्यू कम्युनिकेशन का माइक्रो वाईफाई सिस्टम है। ये ड्रोन लॉजिस्टिक्स या इमरजेंसी में कम ऊंचाई पर भी तेज कनेक्टिविटी देता है। तो इनोवेशन सिर्फ हेडलाइन वाली चीजों में नहीं है। सही बात है। अच्छा, अंतरिक्ष का भी जिक्र था, जेनजो 16 मिशन। हाँ, शेंजो 16 उनके स्पेस स्टेशन प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा है। वो लोग वहाँ बायोटेक, मटेरियल साइंस, इस तरह के भविष्य के प्रयोग कर रहे हैं। ये सब चीन की बढ़ती तकनीकी ताकत दिखाता है। इस सब में सरकार की क्या भूमिका रही है? ये सब अपने आप हो रहा है या कोई प्लान है इसके पीछे? नहीं, सरकार की भूमिका तो बहुत अहम है। मेड इन चाइना 2025 जैसी पॉलिसीज इसी का उदाहरण है। अच्छा, मेड इन चाइना 2025। हाँ, इसका मकसद है चीन को 10 जरूरी हाईटेक इंडस्ट्रीज में ग्लोबल लीडर बनाना। इसके लिए सरकार R&D में बहुत पैसा लगा रही है। पेटेंट फाइलिंग में चीन दुनिया में सबसे आगे है। इसी माहौल में हुआवे, टेंसेंट, अलीबाबा जैसे टेक जाइंट्स पनपे हैं। तो ये साफ है कि चीन का जो बदलाव है वो सिर्फ आर्थिक नहीं, तकनीकी भी है।
वाकई ये अभूतपूर्व सफर रहा है। बिल्कुल। और यहाँ एक दिलचस्प सवाल भी उठता है सोचने के लिए। बताइए। अब जब चीन सिर्फ दुनिया की फैक्ट्री नहीं रहा और उसका जोर घरेलू खपत और हाईटेक पर है, तो दुनिया में उसकी भूमिका और उसका असर कैसे बदलेगा? क्या दुनिया उसे अब सिर्फ एक मैन्युफैक्चरर के तौर पर देखेगी, हाँ। या